सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। सो आज के द हिंदू में कुछ खास तो नहीं था, बट हाँ कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनको मिस करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो ये वाला हर्षद मेहता वाला डायलॉग मत ही याद रखना, रिस्क है तो इश्क है। यहाँ पर इश्क बहुत भारी पड़ेगा भाई साहब, तो क्योंकि ये वाला रिस्क लिया ना तो इफेक्ट पड़ेगा एग्जाम में, फिर वो इश्क पसंद नहीं आता किसी को, है ना। चलिए तो देखते हैं। पहला तो है नेशनल साइंस डे, इस बारे में भी कुछ देखेंगे क्या है। और इंडियंस अब्रॉड हिस्ट्री स्प्रेड रेमिटेंस, ये क्या है सर? ये है प्रवासी भारतीय दिवस, ओसीआई एंड ओपीआई, इसके बारे में इसमें देखेंगे। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, एनआरआईज, और थोड़ा सा गांधी जी को भी याद करते हुए चलेंगे। थर्ड टॉपिक है डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग द एज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये जो टॉपिक है ना, ये आपको लीगल के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे सर? क्योंकि ये कठुआ गैंग रेप केस, जम्मू में जो जगह है, सर्च करना कभी, कठुआ गैंग रेप केस बहुत ज्यादा हाइप भी हुआ था, सेलिब्रिटीज ने भी मतलब उसके अगेंस्ट किया ये चीज, तो इंपॉर्टेंट है। और जुवेनाइल का इन्वॉल्वमेंट है, तो जुवेनाइल का क्या सही में इन्वॉल्वमेंट है, क्या एज डिटरमाइनिंग प्रोसेस होता है, उसको देखेंगे कि सर पता कैसे चलता है कि कोई 16 साल का है, कोई 17 साल का, या 18 का है ना। ये कोई किसी के बताने से नहीं होता है कि अच्छा हम 16 साल के हैं, हम जुवेनाइल है, हम तो भाई 3 साल में छूटेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ एक स्पेसिफिक प्रोविजन होता है, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस होते हैं, उनको देखेंगे कि क्या है। लास्ट इज डिले इन द डेसेनियल सेंसस, ये सेंसस के बारे में है जो डिले हो रहा है। जो चीज पहले हो जानी होती थी, 2021 में ही खत्म हो जाना चाहिए था, वो अब डिले हो रहा है। 2023 का जो उन्होंने कहा था वो भी डिले प्रोसेस चल रहा है, तो उसको एक बार नजर डालेंगे इन सब टॉपिक्स पे। और लास्ट के 2 डिटेल में चलेंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेशनल साइंस डे पे देखते हैं क्या क्या फैक्ट्स है हमारे पास। नेशनल साइंस डे, रिसेंटली द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक रिलीज द थीम नेशनल साइंस डे एट अ फंक्शन ऑफ न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में ही हर काम होते हैं, यहाँ आधे से ज्यादा। अबाउट नेशनल साइंस डे 2023, थीम क्या है? ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। बस इतनी छोटी छोटी बातें याद रखनी है कि थीम क्या था, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेजिग्नेटेड 28 February एज अ नेशनल साइंस डे इन 1986, है ना। On this day, Sir C.V. Ramana announced the discovery of Raman effect, which he was awarded Nobel Prize in 1930. तो इसी दिन सीवी रमन ने रमन इफेक्ट डेवलप किया था। जब अच्छा ये पढ़ना कभी टाइम मिले तो, अब्दुल कलाम साहब ने भी मतलब बोला है रमन इफेक्ट के बारे में कि हाउ डॉक्टर सीवी रमना डिस्कवर्ड द रमन इफेक्ट। देखना काफी इंटरेस्टिंग है, और कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक रमन इफेक्ट के बारे में, 1930। अगर अभी बताने लग गए तो भाई साहब बहुत टाइम लग जाएगा, तो पढ़ना रमन इफेक्ट के बारे में। चलिए नेक्स्ट फैक्ट क्या है इसमें, रमन इफेक्ट के बारे में क्या है भाई? रमन इफेक्ट की डेवलपमेंट की हिस्ट्री पढ़ना कभी टाइम मिले। अब्दुल कलाम साहब ने मतलब बोला भी है ड्यूरिंग ए यूनिवर्सिटी में, वो जब फीस दे रहे थे उन्होंने कहा था कि हाउ द साइंस कैन बी डेवलप्ड एट एनी प्लेस एनीवेयर, और ये एयरप्लेन में डिस्कवर किया गया था। रमन इफेक्ट इज अ चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट अकर्स व्हेन अ लाइट बीम इज डिफ्लेक्टेड बाय मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लाइट की वेवलेंथ कैसे चेंज होती है जब उसके रास्ते में मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। ये डॉक्टर सीवी रमना ने एयरप्लेन में बैठकर डिस्कवर किया। जब सन रेज आ रही थी तो उन्होंने कहा ये तो वेवलेंथ चेंज हो रही है। When a beam of light traverses a dust-free transparent sample of a chemical compound, a small fraction of light emerges in the direction other than that of the incident beam. Most of the scattered light is unchanged wavelength. A small part, however, the wavelength different from the incident light. Its presence is a result of Raman effect. तो ये था आपको रमन इफेक्ट। इतनी साइंस में जाने की नीड नहीं है, बस याद रखना साइंस डे की थीम क्या थी, कब होती है, क्यों मनाया जाता है, डॉक्टर सीवी रमना को कब दिया गया था नोबेल प्राइज इन साइंस। ठीक है, इस एरिया में नोबेल प्राइज दिया गया था उनको 1930 में। इंडियंस अब्रॉड हिस्ट्री स्प्रेड एंड रेमिटेंस, ये है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब। और ये पूरे आर्टिकल में हम देखेंगे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या होता है, क्या होता है प्रवासी भारतीय दिवस, और क्यों मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, और गांधी जी का इससे क्या रिलेशन है। इन दोनों एस्पेक्ट्स को हम इसमें कवर करेंगे। न्यूज में क्यों है? क्योंकि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, और ये मनाया गया 9 जैन को। ये याद रखना, 9 जैन को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश इंदौर में ये कन्वेंशन हुआ। सेज दैट द लिविंग अब्रॉड आर ब्रांड एम्बेसडर्स फॉर द कंट्री ऑन फॉरेन सॉइल। जो विदेश में है वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं,
और वो बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिससे इंडिया का सर मतलब गर्व से ऊंचा होता है। एक फॉरेन सॉइल में हमारा नाम ऊंचा करते हैं वो लोग। और इसी पे प्रवासी भारतीय सम्मान भी दिया जाता है, तो इस पे भी देखेंगे कि क्या है और किनको किनको प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दिया गया है इस बार का, मतलब दिया जाएगा। अच्छा, ये स्टार्ट हुआ था 2003 में, 2003 ऑन 9 जनवरी, और उसके बाद से ही आपको प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। रिपब्लिक ऑफ इंडिया टू मार्क द कंट्रीब्यूशन ऑफ ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इंडियन डेवलपमेंट के लिए उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, प्रवासी भारतीय होते हुए भी, ओवरसीज सिटीजन होते हुए भी उन्होंने इंडिया के लिए कितना कंट्रीब्यूशन दिया और क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, उस एस्पेक्ट में इनको सम्मान भी किया जाता है। The day commemorates the return of Mahatma Gandhi from South Africa to Mumbai on 9 January 1915। महात्मा गांधी इसी दिन साउथ अफ्रीका से आए थे, जब वहां पे वो बैरिस्टर की प्रैक्टिस कर रहे थे। फिर उन्होंने ब्लैक्स के अगेंस्ट काम किया, वहां पे ब्लैक्स के राइट्स के लिए लड़े वो, और फिर उसके बाद वो इंडिया आते हैं 9 जनवरी 1915 को, और उसी के बाद से प्रवासी भारतीय दिवस इसीलिए 9 जनवरी को मनाया जाता है, और 2003 से हम लोगों ने इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। तो सर ये सिग्निफिकेंस क्या है? तो सिग्निफिकेंस है टू रिमेंबर द फेवर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय द नॉन रेजिडेंट इंडियंस टू द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशंस। जो एनआरआईज हैं, जो आप कहते हो ना एनआरआई हैं, वो तो बहुत सारे लोग एनआरआई को नॉन रिलायबल इंडियन भी बोलते हैं व्हेन इट कम्स टू द इकोनॉमी, है ना। तो होता है ऐसा, बट हर चीज के दो दो एस्पेक्ट्स है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पॉइंट पे हम किसी को जज नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। जैसे स्टार्टिंग में मैंने कहा रिस्क है तो इश्क है, तो हर जगह रिस्क इश्क नहीं होता है और हर इश्क अच्छा भी नहीं होता है। तो उसी तरीके से एनआरआई वाला पॉइंट भी है, नॉन रेजिडेंट इंडिया की, ये इंडिया से बाहर रह के इंडियन डेवलपमेंट और डायस्पोरा में किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं, उनके सिग्निफिकेंस को हम सम्मान करते हैं। इसे हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। 1915 महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौटे थे। एक हिस्ट्री का भी क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। हाउ इज द इंडियन डायस्पोरा क्लासिफाइड? तो इंडियन डायस्पोरा 3 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, इसको आगे देखेंगे, ये सिकुड़ गया है अब। 3 कैटेगरीज है। नॉन रेजिडेंट इंडियंस आर इंडियंस हु आर रेजिडेंट ऑफ फॉरेन कंट्रीज, है तो इंडियन लेकिन फॉरेन कंट्रीज में रह रहे हैं। पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो कि इंडियन ओरिजिन के पर्सन्स हैं। जैसे आप ऋषि सुनक को करते हैं कि भाई वो राज कर रहा है, अरे भाई वो अपना काम कर रहा है, ही इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, दैट इज वेरी डिफरेंट थिंग, है ना। ऋषि सुनक हो गए, या फिर बहुत सारे लोग सुंदर पिचई हैं। और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की भी एक कैटेगरी है, और देखेंगे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की एग्जैक्टली क्या पोजीशन है इंडिया में अभी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि PIO पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन वही फॉरेन सिटीजन्स होते हैं जो कि इसमें ना हो। कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, ईरान, भूटान, श्रीलंका, नेपाल। अगर आप इसके अलावा किसी और कंट्री में है तो आपको PIO का दर्जा मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिलेगा, है ना। अगर आप नेपाल में रहे तो पास में हो भाई, ऐसे ही आ जाओगे। चाइना पास में हो, ईरान, भूटान, ये सब पास की कंट्रीज है। अच्छा, और कौन कौन से होंगे? हु एट एनी टाइम हेल्ड एन पासपोर्ट, इंडियन पासपोर्ट हो किसी के पास। हु आइदर देयर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स जो कि परमानेंटली रिसाइड करते हो इन इंडिया में एज डिफाइंड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और हु इज अ स्पाउस ऑफ अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ PIO। तो ये सब चीजें हैं जो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा, वो PIO होगा। वो PIO इसको छोड़ के बाकी सारे PIO में होंगे, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। अ सेपरेट कैटेगरी ऑफ OCI बताया गया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये बना था 2006 में। इसकी कैटेगरी सबसे अलग है, डेट्स व्हाई हम लोगों ने स्टार्टिंग में इसको ब्रीफ नहीं किया। अब इसकी कैटेगरी में क्या है कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है? जो भी हु वाज एलिजिबल टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 26, 1950। ये कॉन्स्टिट्यूशन की इन्फोर्समेंट की डेट है, याद रखना, इन्फोर्समेंट, कॉन्स्टिट्यूशन की इन्फोर्समेंट की डेट के दिन वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने के लायक था, एलिजिबल था। ये हु वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट एनी टाइम आफ्टर 26 जनवरी 1950, संविधान के दिन और संविधान के दिन के बाद से अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने का दर्जा रखते हो, या फिर बिलोंग टू अ टेरिटरी दैट बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर 15 अगस्त 1947, या इस टेरिटरी से बिलोंग करते हैं जो कि इंडिया का पार्ट हो गया आफ्टर 15 अगस्त 1947, उससे पहले नहीं था, उसके बाद हो गया। या फिर माइनर चिल्ड्रन ऑफ सच इंडिविजुअल एक्सेप्ट दोज हु आर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश आर आल्सो एलिजिबल फॉर OCI कार्ड्स। तो आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से 2 कंट्रीज को एक्सक्लूड किया गया OCI कार्ड्स देने के लिए? तो पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये याद रखना है। PIO कैटेगरी को 2015 में एबॉलिश कर दिया गया और उसे OCI के साथ
मर्ज कर दिया गया। तो देख लिया हम लोगों ने अभी पोजीशन, पीआईओ नहीं है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो बचे कितने, एनआरआई एंड ओसीआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। बस ये दो कैटेगरी अब बचे हुए हैं, क्योंकि ये पीआईओ तो मर्ज हो चुका है इस कैटेगरी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस बार 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस थी, तो प्रवासी भारतीय दिवस अवार्ड भी दिया जाता है, प्रवासी भारतीय सम्मान, कि आपने बहुत ही उत्कृष्ट काम किया है प्रवासी भारतीय दिवस के क्षेत्र में और प्रवासी होने पे इंडिया का नाम आपने रोशन किया है, तो ये अवार्ड दिया जाता है। तो सर ये अवार्ड कौन देते हैं, ये अवार्ड देते हैं प्रेसिडेंट, और अभी कौन देगा, द्रौपदी मुर्मू मैडम, क्योंकि ये प्रेसिडेंट है इंडिया की। ठीक है, चलिए तो 17th प्रवासी भारतीय दिवस 27 इंडियंस को दिया जा रहा है इस बार फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडिया एंड अब्रॉड। द जूरी, अब इसको सेलेक्ट कौन करता है, तो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। अब वाइस प्रेसिडेंट अभी कौन है, जगदीप धनखड़ साहब, और चेयरमैन होते हैं इसके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, जिनकी फोटो अभी हम लोगों ने देखी, एस जयशंकर साहब उसके वाइस चेयर होते हैं, और अदर डिग्निटरीज होते हैं अदर फील्ड्स के, जैसे जिस भी फील्ड में प्रवासी भारतीय दिवस अवार्ड दिया जाता है उस फील्ड के बड़े बड़े दिग्गज उसमें शामिल होते हैं, ताकि वो रिकमेंड कर सके कि हाँ भाई ये फलाना आदमी अच्छा काम कर रहा है, कोई होना भी तो चाहिए रिकमेंड करने के लिए, और ये दोनों स्टैंप लगा देते हैं कि हाँ भाई ठीक है, चलिए हम एग्री करते हैं आपसे। लेकिन अवार्ड कौन देगा, अवार्ड देंगी प्रेसिडेंट मैडम, और अभी प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखने वाली चीज है। पूछ दिया गलती से कि प्रवासी भारतीय दिवस अवार्ड कौन देता है, लगा के चले आओगे एमई है, ये पीएमओ, वैसे भी पीएमओ ज्यादा ध्यान में रहता है आजकल लोगों के। थीम ऑफ 17th प्रवासी भारतीय दिवस क्या है, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृतकाल। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं 75वीं शताब्दी, तो उससे से रिलेटेड थीम भी रखा गया है, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृतकाल। तो ये थोड़ी सी देखने वाली चीज है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, सर प्रवासी भारतीय दिवस अवार्ड किसको किसको दिया गया, तो पूरी लिस्ट है। ये लिस्ट याद करने की नीड नहीं है, बट हाँ एक बार देख के जाना कि क्या पता तुम्हारे एग्जामिनर का दिमाग फेरा और वो नहीं चाहता है तुम्हें वो 1 नंबर मिले, क्या पता टिक लगाओ, जैसे कि नोबेल प्राइज में हम लोगों ने पढ़ा था, याद रहेगा तो टिक लग जाएगा, और आईलेट ने इस पे क्वेश्चन पूछा भी था। तो देयर आर हाई चांसेस कि अभी जो लॉ एग्जाम्स होंगे या फिर कोई भी करंट अफेयर्स का एग्जाम होगा तो वो इस टाइप के क्वेश्चंस डाल दे आपको, ताकि आप आंसर ना कर पाओ। एक बार लिस्ट देख के जाना, स्कैन कर लेना, 2-3 बार देखोगे वैसे ही याद हो जाएगा, है ना। कौन कौन से लोग हैं, तो जगदीश चेनुपट्टी ऑस्ट्रेलिया से हैं, साइंस एंड टेक। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से फील्ड में दिया जाता है, तो साइंस, एजुकेशन, आर्ट, मेडिसिन, कम्युनिटी वेलफेयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जहां पर दिया जाता है। साइंस, एजुकेशन, आर्ट एंड कल्चर, तो हमने देख लिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी साथ साथ चलेगा, एजुकेशन चलेगा, आर्ट एंड कल्चर चलेगा, मेडिसिन चलेगा, कम्युनिटी वेलफेयर चलेगा। ये 5 फील्ड हम लोगों ने अभी देखी, और ये ये कम्युनिटी वेलफेयर, मेडिसिन, फिर आगे है पॉलिटिक्स, बिजनेस, फिर वापस एजुकेशन, कम्युनिटी वेलफेयर, तो पॉलिटिक्स और बिजनेस भी उसमें जोड़ लेते हैं। तो हम लोगों ने टोटल अभी तक 7 ऐसे फील्ड्स देखे हैं जहां पर दिया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस अवार्ड, है ना, प्रवासी भारतीय सम्मान। तो कौन कौन से हैं, कम्युनिटी वेलफेयर, साइंस एंड टेक, बिजनेस, और मीडिया भी है आपको इसमें, फिर एजुकेशन है, फिर उसके बाद आप इसमें देख लीजिए, फिर आर्ट एंड कल्चर है, मेडिसिन है, फिर बस आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। बस ये कुछ 7-8 फील्ड्स है, इनका नाम एक बार देख लो, तो फील्ड्स का नाम याद रख लो और एक बार ये नाम देख लेना, अगर याद रहे तो अच्छी बात है, फील्ड्स याद रख लेना प्लीज। चलिए नेक्स्ट है द डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग एज। ये कठुआ गैंगरेप केस के ये कन्विक्ट्स थे। तो इसमें बेसिकली क्या है, जब कहानी में बात करें, एक बार थोड़ी सी कहानी भी जान लेनी चाहिए। तो कठुआ रेप केस के बाद एक चीज आई थी कि जुवेनाइल की एज, इस केस में जुवेनाइल की एज बहुत क्वेश्चन में थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर का ये था, और जम्मू कश्मीर का जुवेनाइल बोर्ड क्या बोलता है कि 2 तरह से आप जुवेनाइल की एज जान सकते हो। कठुआ रेप केस की बात हो रही है ये। जब कठुआ रेप केस की बात हुई तो जुवेनाइल की 2 एज के बारे में बात हुई। एक तो उन्होंने कहा या तो म्यूनिसिपल बॉडी अप्रूव करे या फिर स्कूल से अप्रूव हो जाए। ये 2 एस्पेक्ट्स थे जम्मू कश्मीर के जेजे बोर्ड से। J&K का जो जेजे बोर्ड था, जम्मू कश्मीर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, इन्होंने कहा था कि ये 2 एस्पेक्ट्स होंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को काटा और कहा कि नहीं, इसमें हम साइंटिफिक चीज से देखेंगे। और साइंटिफिक में बेसिकली 3 बेसिक ऐसे फंडा होते हैं जहां से एज पता चलता है। एक तो मोलर टीथ। मोलर क्या होता है सब चीज जानेंगे, आराम से जानेंगे। पहले तो कॉन्टेक्स्ट समझ लो कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। और जब एज की बात आती है तो सबसे ज्यादा एज फंसता है जुवेनाइल का। और दिल्ली गैंगरेप केस में भी यही चीज हुआ। जुवेनाइल की एज के 16.5 साल रह गई थी उसकी एज। तो रेप केसेस में एज डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल है। ये पता कैसे चलेगा कि वो किस एज का है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली बताया था कि यूएस जिसको फॉलो करता है वो एक बेटर मेथड है और उससे हम आसानी से एज और कम इनएक्यूरेसी के साथ पता कर सकते हैं। तो 2022 नवंबर, ओवर 4 years after the gang rape and murder of 8-year-old girl in Kathua, the Supreme Court held that one of the accused person who claimed to be a juvenile at the time of commission offense be tried as an adult. नवंबर 2022 की बात है जब कठुआ गैंग रेप को 4 साल हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस गैंग रेप केस में जो जुवेनाइल था एट द टाइम ऑफ ऑफेंस, उसको जुवेनाइल नहीं बल्कि एडल्ट ट्रीट किया जाएगा। सर एडल्ट इसलिए ट्रीट किया जाएगा क्योंकि जो एविडेंसेस दिए गए थे इसके जुवेनाइल होने के, वो एविडेंसेस कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे। कौन कौन से एविडेंसेस थे? एविडेंस था म्युनिसिपल बॉडी का और स्कूल की तरफ से। तो अब नहीं कर पाए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि बात करेंगे इस बारे में, थोड़ा सा ध्यान दो। जुवेनाइल जस्टिस रूल है जम्मू कश्मीर का जो कि बोलता है म्युनिसिपल बॉडी और स्कूल ये 2 ऐसे बेसिस है जिससे पता चलेगा, जिसको कोर्ट ने सीधा सीधा काटा, बोला कि ये। और जब आप ये आर्टिकल पढ़ेंगे तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जब क्रॉस चेक किया गया तो ये पता चला कि जिस हॉस्पिटल का नाम दिखा गया है उस हॉस्पिटल में उस दिन किसी का भी जन्म नहीं हुआ था। तो जब कोई बच्चा ही जन्म नहीं हुआ उस दिन तो ये जुवेनाइल कैसे हो गया? कैसे ये डॉक्यूमेंट सामने आ रहा है? कैसे ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा रहा है कि वो जुवेनाइल है? तो बात सही थी, यानी ये डॉक्यूमेंट्स पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, नॉन रिलायबल डॉक्यूमेंट्स थे ये। तो अब देखेंगे कि एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट ने क्या प्रोविजंस लिए इसको क्रॉस चेक करने के लिए। केस का नाम देख लो, स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर नाउ यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड अदर्स वर्सेस शुभम सांगरा। ये केस था, शुभम सांगरा केस था, जिसमें आपको ये चीज देखना है। तो इन्होंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है वो 2 चीज को फॉलो करता है। एक है विजडम टीथ और एक है एपिजेनेटिक क्लॉक टेक्निक। ये 2 टेक्निक है और एक है बोन ओसिफिकेशन टेक्निक। ये 3 टेक्निक्स है जिससे हम एज पता कर सकते हैं और कम, बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ। विजडम टीथ, एपिजेनेटिक क्लॉक एंड बोन ओसिफिकेशन, ये 3 चीज याद रखना। कठुआ गैंगरेप केस में इन्हीं टेक्निक्स का यूज किया गया था। बेसिकली उसमें विजडम टीथ यूज किया गया था, जिसको बहुत लोग विजडम टूथ भी बोलते हैं या फिर 4 मोलार्स बोलते हैं। क्या होता है देखते हैं, कभी अपने ऊपर भी ट्राई कर लेना, समझ में आ जाएगा तुम एडल्ट हो या नहीं हो। विजडम टीथ ऑल्सो नोन एज द थर्ड मोलार्स, आई एम सॉरी 4 मोलार्स बोल दिया था मैंने, थर्ड मोलार्स यूजुअली इमर्ज सम टाइम बिटवीन द एज ऑफ 17 से 25। जब किसी इंसान की एज 17 से 25 के बीच में होती है तभी उसका विजडम टीथ आता है। तो जब इस केस में देखा गया कि क्या वो जो जुवेनाइल है उसकी एज, उसकी मोलार टीथ, ये विजडम टीथ आई है या नहीं आई है, तो उस पर वो खरा नहीं उतरा, मोलार टीथ आ चुकी थी। तो यानी थोड़ा सा उसका जो आपका ग्रेविटी होता है वो कम जाता है। अच्छा, ये विजडम टीथ तो आई गेस समझ में आ गया होगा। विजडम टीथ जो साइड में होता है, एक विजडम टीथ, इसको लोग बोलते हैं माय विजडम टूथ इज ब्रोक। तो एपिजेनेटिक क्लॉक क्या होता है? ये एक डीएनए मिथाइलेशन टेक्निक होता है जिसमें ये 1960 में डेवलप किया गया था, जिससे मेजर हो जाता है कि मिथाइलिन ग्रुप्स डीएनए मॉलिक्यूल से ये पता चल जाता है कि ये पर्सन की एज कितनी होगी। अच्छा, और तीसरी टेक्निक है बोन ओसिफिकेशन टेस्ट, इज अ टेस्ट दैट डिटरमाइंस द एज बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ फ्यूजन ऑफ बोन। ये देखो, जब एज बढ़ती है तो बोन की क्वालिटी और फ्यूजन उस हिसाब से चेंज होती है। तो बोन ओसिफिकेशन टेक्निक से, जैसे कार्बन डेटिंग से कैसे पता कर सकते हो कि पहले कितने साल पहले ये पर्टिकुलर चीज या इंसिडेंट या पर्टिकुलर थिंग रही होगी, वैसे ही बोन ओसिफिकेशन से कर सकते हैं। ये ऑस्टियोजेनेसिस प्रोसेस है ऑफ द बोन फॉर्मेशन बेस्ड ऑन द फ्यूजन ऑफ जॉइंट्स बिटवीन बर्थ एंड द एज ऑफ 25 ईयर्स ऑफ एन इंडिविजुअल। ये पता चल सकता है कि कौन 25 साल का, कौन बच्चे का बोन है वो। द डिले इन द डेसिनल प्रोसेस, ये सेंसस के
बारे में है, तो इसमें देखते हैं जल्दी से। तो गवर्नमेंट ने डिले के बारे में रिपोर्ट किया है कि जो डेसिमल सेंसस होता है उसके बारे में, जो कि 2021 में होना चाहिए था, वो सितंबर 2023 में हो रहा है, उसमें भी डिले हो रहा है। इंटेंडेड था 2020-21, बट कोविड-19 के कारण उसको एक्सटेंड कराया गया। और 10 इयर्स कौन कंडक्ट कराता है? ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो यहाँ से एक बात क्लियर है कि सेंसस कौन करवाता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इन द सेंसस डेटा इज कलेक्टेड डेमोग्राफिक एंड वेरियस द सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स लाइक एजुकेशन, लैंग्वेज, फैमिली। ये आपके घर आते होंगे, पूछते होंगे कितने लोग हैं, कितना पढ़ा है, शादी किसकी हुई है, डिसेबिलिटी कौन है, ऐसी बातें पूछी जाती हैं। तो ये सेंसस और कास्ट बेस्ड सेंसस भी बिहार में होने वाला है, तो ये याद रखना। इट वाज द फर्स्ट स्टार्टेड अंडर द ब्रिटिश वाइसरॉय, ये इन्हीं की देन है जिसके कारण हम डिवाइड हो रहे हैं कास्ट बेसिस पे। वाइसरॉय लॉर्ड मायो ने स्टार्ट किया था 1872 में, और फर्स्ट सिस्टमैटिक सेंसस हुआ था 1881। तो दोनों याद रखना। 2021 15वां सेंसस होगा इंडिया का। इट विल ऑल्सो प्रोवाइड अ फैसिलिटी टू पब्लिक फॉर सेल्फ इन्यूमरेशन एंड द फर्स्ट टाइम द एक्साइज विल यूज मोबाइल ऐप फॉर डाटा कलेक्शन। अब घर नहीं आएगा कोई, मोबाइल डाटा से कलेक्ट हो जाएगा। ये बाकी चीजें हैं इसके बारे में। नाउ व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में दो एस्पेक्ट्स हैं, स्टेप टुवर्ड फाइटिंग करप्शन एंड अपोजिशन पार्टीज फ्लाई इलेक्शन कमीशन रिमोट वोटिंग प्लान। ये इलेक्शन कमीशन का रिमोट वोटिंग प्लान है, इसको देखना एक बार। रेस्ट ये कुछ क्वेश्चंस हैं एमटीपी के बारे में, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, इसके बारे में आंसर करना। विच सिटी इज होस्टिंग ऑनगोइंग द 17th, ये अभी जस्ट बताया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स, इस पे तो पूरा केस डिस्कस कर दिया, ये आने वाले टाइम पे केस आ भी जाएगा सुप्रीम कोर्ट का। और इन द यूएस इन द इवेंट ऑफ प्रेसिडेंट बीइंग इनकैपेबल ऑफ कंटिन्यूइंग द ऑफिस हु इज द सेकंड इन लाइन टू टेक ओवर एज द प्रेसिडेंट, ये उसी दिन बताया था कि, और ये इनका अपॉइंटमेंट भी हुआ है, नाम भी बताना कमेंट सेक्शन में। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।